लोकसभा चुनाव में जितना महत्वपूर्ण होता है रणनीति बनाना, प्रचार करना, अच्छे उम्मीदवार का चयन, उतना ही महत्वपूर्ण होता है जनता के लिए किए गए वादे। पार्टियां इसके लिए घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी करती है और इसके लिए काफी पहले से बैठकें शुरू कर देती है। बाकायदा कमेटी बनती है, उसके सदस्य होते हैं, जिसके बाद वो घड़ी भी आती है जब मैनिफेस्टो जारी किया जाता है। अब इस मामले में कांग्रेस ने बाजी मार ली है, लेकिन बीजेपी में अभी बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की अगर बात करें, उनकी मैनिफेस्टो की बात करें, तो अपने जारी मैनिफेस्टो में उन्होंने किन किन बातों का ऐलान किया। न्याय पत्र के नाम से जारी हुआ है ये मैनिफेस्टो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मैनिफेस्टो को जारी किया। इस मौके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस मुख्यालय में जारी हुआ घोषणा पत्र और साथ ही इसे 2 रैलियों में जनता के सामने भी पेश किया जाएगा। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो पहले चरण के चुनाव से पहले जारी होने की मैनिफेस्टो संभावनाएं हैं और संभवतः रामनवमी के मौके पर बीजेपी इसे जारी करेगी। विकसित भारत, मोदी की गारंटी बीजेपी के मैनिफेस्टो का नाम हो सकता है। राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो वहीं निर्मला सीतारमण कमेटी की संयोजक है। ज्ञान पर आधारित होगा बीजेपी का घोषणा पत्र यानी GYAN फैक्टर, जिसका जिक्र पीएम अक्सर करते हैं, यानी कि G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी ज्ञान। इस पूरे फॉर्मूले पर बीजेपी इस समय मैनिफेस्टो तैयार कर रही है। कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया। ये मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया और अब जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो प्रमुख वादे किए, पहले आपको वो बता देते हैं। पहला है जातिगत जनगणना। दूसरा, आरक्षण में 50% की सीमा हटा देंगे। बजट में SC/ST को हिस्सेदारी। वन अधिकार केस का 1 साल में निपटारा। आदिवासी ज्यादा तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र की अगर बात करें तो अगर इसमें बात की जाए, केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, इसके साथ ही MSP को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया। साथ ही सच्चा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है। कांग्रेस के मुताबिक उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम में के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि किस क्षेत्र के लिए कौन कौन से वादे किए गए हैं। सबसे पहले बात किसान की करते हैं। MSP को कानूनी दर्जा देने की बात की गई है इस मैनिफेस्टो में। कृषि ऋण माफी के लिए आयोग बनाया जाएगा। फसल खराब होने पर 30 दिन में मुआवजा मिलेगा। आयात निर्यात नीति बनाएंगे। कृषि सामग्रियों से GST हटाएंगे। कांग्रेस के न्याय पत्र में नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने समेत कई वायदे किए गए हैं। 1 लाख रुपए सालाना। केंद्र की नौकरियों में 50% आरक्षण। आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील में वेतन बढ़ेगा। हर पंचायत में जागरूक करने के लिए एक अधिकार मैत्री। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या डबल होगी। अब इसी तरीके से मैनिफेस्टो में श्रमिक वर्ग के लिए कई तरह के वादे किए गए हैं। मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवा और इलाज। मनरेगा मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन। शहरी इलाकों के लिए रोजगार गारंटी। असंगठित मजदूरों के लिए जीवन दुर्घटना बीमा। सरकारी काम में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद हो जाएगा। वहीं युवाओं की बात करें तो कांग्रेस के न्याय पत्र में जो वादे किए गए वो हैं 30 लाख नई नौकरियां। हर शिक्षित को 1 साल में प्रेसिडेंटशिप। साथ ही पेपर लीक रोकने की नीति। अस्थायी नौकरियों में भी बेहतर व्यवस्था। 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड भी कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा, जिसका जिक्र इस मैनिफेस्टो में है। अब वोटिंग में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है, यानी 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले, जिसके लिए बैठकों का दौर लगातार किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो को न्याय पत्र के नाम से जारी कर दिया है। हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ
पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। तो कांग्रेस की फितरत रही है, आदत रही है, शरारत रही है, उसी के अनुरूप उन्होंने एक बार फिर भ्रम पैदा करने के लिए ही इस प्रकार का मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें से एक भी चीज ना उन्होंने केंद्र में रहते हुए कभी पूरी की, ना राज्य सरकारों में रहते हुए पूरी की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की मैनिफेस्टो में क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर आधारित ये मैनिफेस्टो हो सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी का वादा कर सकते हैं। किसान किसान क्रेडिट कार्ड का जो दायरा है वो बीजेपी बढ़ा सकती है। नए और बेहतरीन इंसेंटिव देने का संकल्प भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जैसी योजना केंद्र में लाने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना जैसी घोषणा भी संभव। महिलाओं से जुड़ी केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने का वादा। नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में कुछ आकर्षक व्यवस्था का वादा भी इस मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकता है। कर्मचारियों से रिटायरमेंट के वक्त या फिर समय समय पर फिक्स रिटर्न का वादा मोदी सरकार कर सकती है। मोदी सरकार मुफ्त अनाज योजना को पहले ही 5 साल के लिए बढ़ा चुकी है। गरीबों के मुफ्त इलाज की सीमा को 5 लाख रुपए में बढ़ाने का वादा। और आने वाले वक्त में संभावित रोजगार के बड़े आंकड़े भी सामने बीजेपी रख सकती है। 1000 साल का जो पहला रोड मैप है वो पार्टी दिखा सकती है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प भी दोहराया जा सकता है बीजेपी द्वारा इस मैनिफेस्टो में। देखिए, घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने 27 सदस्यीय टीम का भी गठन किया है और इसके अध्यक्ष केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। निर्मला सीतारमण संयोजक हैं और इसके अलावा इस टीम में कौन कौन है वो भी आपको बताते हैं। तो इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं। संयोजक हैं निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल सह संयोजक, मोहन यादव इसका हिस्सा हैं। 4 सीएम शामिल हैं जिसमें मोहन यादव, विष्णुदेव साय, हेमंता बिस्वा शर्मा, भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के सीएम हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। इसके साथ ही अर्जुन मुंडा, किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और राजीव चंद्रशेखर इस मैनिफेस्टो की टीम में शामिल। पूर्व सीएम भी हैं 2, पहला शिवराज सिंह चौहान, वहीं दूसरी हैं वसुंधरा राजे। तो बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी में कुल 27 सदस्य हैं। अध्यक्ष के तौर पर खुद राजनाथ सिंह हैं। तो मैनिफेस्टो जो है वो बीजेपी इस समय तैयार कर रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो गारंटी है वो रख दी गई है, अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है और मैनिफेस्टो में क्या कुछ बातें हैं इसका ऐलान वो रैली में करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी लगातार मैनिफेस्टो को लेकर के कवायद कर रही है और हमने पिछले चुनाव में भी देखा जिन जिन बातों को प्रमुख तौर पर अपनाया गया मोदी सरकार के सेकेंड टर्म में, उन बातों का जिक्र मैनिफेस्टो में था। यानी अब भारत को, देश को इससे आगे कैसे लेकर जाना है, जाहिर है इस बात का जिक्र इस मैनिफेस्टो में होगा, जिसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल है। ऐसे में बीजेपी लगातार कवायद कर रही है कि ये मैनिफेस्टो जब सामने आए तो ऐसे मुद्दे हों जिस पर बीजेपी को भारी वोट पड़े, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा पिछली बार की मैनिफेस्टो में रहा, सीए कानून पिछली बार के मैनिफेस्टो में रहा। ऐसे में ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बीजेपी ने पूरी की है इस टर्म में। तो अब आगे क्या, इसका ही जिक्र इस मैनिफेस्टो में बीजेपी करेगी। संभावनाएं क्या हो सकती है, ये भारत 24 ने आपको दिखाया किन किन क्षेत्रों में काम करेगी बीजेपी। ज्ञान फैक्टर पे काम करेगी बीजेपी, जिसमें युवा मौजूद रहेंगे, नारी शक्ति मौजूद रहेगी। तो इन अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश इस मैनिफेस्टो के जरिए होगी और इसीलिए लगातार मैनिफेस्टो को लेकर के बीजेपी के अंदर खाने बैठकें चल रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक क्या कुछ इसमें। अक्षय मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अक्षय, जिस तरीके से मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया, अब जाहिर है उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कांग्रेस की है।
जिस पे कहीं ना कहीं देश भर में जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया। किसान प्रमुख रूप से हैं, जिसमें एक वर्ग को साधने के साथ साथ पंजाब पूरी तरीके से सधेगा और कांग्रेस उम्मीद यही कर रही है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही सही, अलायंस में रह करके ही सही, वोट बैंक की जो राजनीति है वो अच्छे तरीके से की जा सके। क्या कुछ वो प्रमुख बातें हैं इस मैनिफेस्टो का, पहले आप उसको बताइए, फिर हम बीजेपी की बात करते हैं। देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात यह रही है कि जो राहुल गांधी बात करते रहे हैं न्याय की, न्याय यात्रा उन्होंने की थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जिस तरह से उन्होंने किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, रोजगार देने की बात की, किसानों को और इसके साथ साथ गरीबों को, श्रमिकों को जिस तरह से न्याय देने की बात की, 5 न्याय और 25 गारंटी उसमें रखी गई हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है शिखा कि आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है कि किस तरह से उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो छात्रों के लिए, खास करके जो युवा हैं, जो रोजगार चाहते हैं, उनके लिए भी तमाम बातें इसमें रखी गई हैं कि किस तरह से उनको 1 लाख रुपए तक नौकरी दी जा सकती है, पहली नौकरी पक्की की जा सकती है, इंटर्नशिप उनको मौका दिया जाएगा। किसानों के कर्ज माफी की बात कही गई है कि किसानों को कर्ज माफी की जाएगी, उसके तहत किसान न्याय के तहत उसको दिया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि ये न्याय पत्र है और न्याय पत्र के नाम से ही कांग्रेस ने इसको जारी किया। इसमें न्याय दिलाना है, एक लक्ष्य रखा गया है, और कहा कि 5% जो लोग है उनका ध्यान इसमें रखा गया है। साफ तौर पर है कि 5 न्याय और 25 गारंटी की बदौलत कांग्रेस 2024 जीतने का ख्वाब पाले हुए है, और उसमें सहयोगियों को भी निश्चित रूप से शामिल किया गया है। हालांकि अगर कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात करें तो राहुल गांधी की उसमें छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो कहते रहे हैं। आपने जिक्र किया कि पंजाब में वो किसानों के लिए जिस तरह से किसान न्याय की बात करते हैं, वहां पर कर्ज माफी की निश्चित रूप से उनको फायदा वहां पर मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि युवाओं को जोड़ने की जो वकालत की है, उनका लक्ष्य एक ही है कि किसी तरह से युवा उनके साथ जुड़े, और जिस तरह से बीजेपी के साथ जुड़ करके उन्होंने 2014 और 2019 में सरकार बनाई, कांग्रेस को भी आशीर्वाद दें। कोशिश कांग्रेस की यही है कि इस मैनिफेस्टो के जरिए युवाओं को भी साधा जा सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए भी जिस तरह से मोदी सरकार ने तमाम योजनाएं की अलग अलग प्रदेशों में, उसको लेकर के भी अब कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग उनको हम 1 लाख रुपए दे सके। इसके अलावा युवाओं के लिए 30 लाख नौकरियों की बात कही गई है। साथ ही साथ जातिगत जनगणना कराने की बात कही गई है, जो कि हिस्से राहुल गांधी की हम हिस्सेदारी दे रहे हैं, सबको देंगे। जो तमाम जगहों पर बिहार से जो कवायद शुरू हुई, उनका कहना है कि जातिगत जनगणना आज की जरूरत है, उसके हिसाब से हिस्सेदारी लोगों को निश्चित रूप से दिया जा सकता है। अब देखना होगा कि युवा न्याय, भागीदारी न्याय, न्यारी न्याय, किसान न्याय या श्रमिक न्याय है, वो कितना बेनिफिट कांग्रेस को कर पाते हैं। लेकिन साफ तौर पर है कि राहुल गांधी की छाप इसमें देखी गई है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लगभग 10,000 जो किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है, उसमें नीचे देखा जाए तो छाप देखने को मिलती है। दूसरी चीज ये कि वो भी कोशिश में भी इस्तेमाल हो, ऐसा भी करने का बात कही गई है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड जो सरकार लाई है, उसको बंद करने की बात भी इसमें कही गई है। इसके अलावा साफ तौर पर है कि किस तरह से बजट में SC ST को हिस्सेदारी मिल सकती है, वन अधिकार में किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, उनको हिस्सेदारी किस तरह से मिलती है, आरक्षण की बात उन्होंने साफ तौर पर दोहराई है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी तमाम बातें कही गई है। श्रमिक न्याय में जिस तरह से मनरेगा मजदूरों की ये कहा गया है कि 400 रुपए जो मिनिमम जो मजदूरी होगी वो दी जाएगी। तो शिखा, इसमें तमाम बातें जो कही गई हैं, हर वर्ग को टच करने का प्रयास किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब कांग्रेस नेताओं से पूछा गया, हमने पूछा कि आपने वादा तो कर दिया, जनता के बीच में पहुंचेंगे, क्या भरोसा जनता करेगी? तो नेताओं का साफ साफ करना था कि जिस तरह से हमने कोशिश की है कि लोगों के बीच में पूरी जानकारी ले जाया जा सके, हम घर घर तक पहुंचेंगे, गारंटी कार्ड देंगे, और गारंटी कार्ड अब छपना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने छपवाना शुरू कर दिया है।
इसमें निश्चित रूप से घर घर जाकर के कोशिश यही होगी कि लोगों को अपने पाले में लाया जा सके। लेकिन फिलहाल घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो की, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो होता है घोषणा पत्र, और वो फिर चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। और कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है। क्या कुछ अहम बातें हैं वो अक्षय ने आपको बताया, मेरे सहयोगी ने। लेकिन बीजेपी में संभावनाएं क्या दिख रही है और कौन से वो अहम बिंदु हैं जिस पर बीजेपी कॉन्सेंट्रेट करने वाली है, इसका जिक्र अब आपसे कर लेते हैं। अक्षय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, जाहिर है हमने देखा है कि जब भी नामांकन हुए हैं जितने भी प्रत्याशियों के, सबने एक दूसरे को फॉलो किया। पहले देखा कि सामने वाला कौन है जो चुनावी मैदान में है, फिर अपने प्रत्याशी उतारे। खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से ऐसा किया गया, सपा की तरफ से तो खैर पहले से ही जो लिस्ट है वो आ गई। लेकिन बीजेपी यहाँ फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और जहाँ तक कि हम देखें तो अगर 15 साल का पूरा एक यूनिट ले लें जिसमें बीजेपी काम करे, तो 10 साल में जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस वक्त नजर आ रहा है। अब आगे की मैनिफेस्टो में क्या, सीए को लेकर के कानून भी बना दिया, एनआरसी जो है एक मुद्दा है लेकिन इस पर बीजेपी गिर सकती है। तो क्या इस बार इस तरह की चीज़ें बीजेपी रखेगी सामने जिस पर हो सकता है कि उसे नुकसान भी हो, या फिर बहुत ही प्रॉफिटेबली बीजेपी आगे रण में चलने वाली है? देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि संकल्प पत्र के नाम से बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करती रही है। 2 बार बैठक हो चुकी है। खबर आ रही है कि संकल्प पत्र या जो विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी जारी करती है उसका नाम बदला जा सकता है, और उसकी कवायद जोर शोर से चल रही है। ये कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 ऐसा उनका नाम हो सकता है। घोषणा पत्र प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश की जनता की भलाई हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हो सके, निश्चित रूप से उस पर कार्य किए हैं। आपने कहा कि राम मंदिर और 370 काफी महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं जो कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जारी भी किया और उसको लागू भी किया। साफ तौर पर है कि वैसे मापदंड पर भी परखा जा रहा है। 2 बार की बैठक में जो खबर निकल करके सामने आई है कि मथुरा जैसी जो विवादास्पद रही है, मामला कोर्ट में है, इसके बावजूद भी बीजेपी उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एनपीएस जो सिस्टम है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें भी काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ अलग योजनाएं लागू की जा सकती हैं। कहा जा रहा है कि महादारी योजना जो छत्तीसगढ़ में लागू हुई थी उसकी तर्ज पर नेशनल स्कीम लागू की जा सकती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही है, वो आरक्षण का दायरा निश्चित रूप से बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहने वाला है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कैबिनेट के सहयोगियों को भी वो कह चुके हैं कि 100 दिन का एजेंडा सेट किया जाए, उस पर काम चल रहा है। बीजेपी मैनिफेस्टो का काम चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद हो सकता है कि फिर से बैठक हो और उसके बाद बैठक को निश्चित रूप से ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जो कल बैठक हुई थी उसमें सभी बड़े नेता मौजूद रहे, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो या पीयूष गोयल हो। ऑफ कैमरा उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया कि हम किस तरह से मैनिफेस्टो को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनकी चिंता ये नहीं है कि जल्द से जल्द मैनिफेस्टो जारी किया जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रामनवमी के करीब ये बीजेपी अपना संकल्प पत्र जो मोदी की गारंटी अच्छा, तो अक्षय मतलब ये रामनवमी का इंतजार बीजेपी कर रही है या फिर देखना चाहती थी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है? क्योंकि अब तक सरकार जिस तरीके से काम करती है, ऐसा लगता तो नहीं कि विपक्षी पार्टी के मैनिफेस्टो को देख करके बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करे, क्योंकि काम जो है परसेप्शन की लड़ाई है। और परसेप्शन में दोनों ही पार्टियां, या फिर कह लीजिए तमाम विपक्षी दल एक साथ, इंडी गठबंधन और बीजेपी, दोनों का परसेप्शन बिल्कुल अलग है। देखिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह खास करके जो बीजेपी की जो नई रणनीति रही है वो विपक्षियों को देख करके न तो टिकट बंटवारा होता है और न कोई फैसला होता है। और संकल्प पत्र भी उसी से जुदा नहीं है। साफ तौर पर है कि वो अपने हिसाब से चलते हैं। और बीजेपी क्योंकि हिंदुत्ववादी पार्टी अपने आप को कहती रही है, साबित भी करती रही है,
और रामनवमी, क्योंकि राम मंदिर का आपने देखा कि जिस तरह से उद्घाटन हो गया, जिस तरह से वहां पर पूजा अर्चना शुरू रही है, तो कोशिश बीजेपी ये कर रही है संदेश देने की कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसीलिए रामनवमी का समय ऐसा लगता है कि रखा जा रहा है और साफ तौर पर है कि ये कवायद जल्द ही पूरी कर ली जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, उम्मीद ऐसी है कि ये जल्द ही पूरी हो और घोषणा पत्र जल्द से जल्द बीजेपी की तरफ से सामने आ जाए।